हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? अनम्यूट करो हाँ और जी बता दो। हाँ जी सर। ओके, कोई डाउट वगैरह है आपका दिलप्रीत? नहीं सर, मैंने ऑडियो नहीं आ रही सी पहले। हुण ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब ऑडियो ऑडियो लगी ना सबकी? हाँ जी। ओके जी। तो चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सी सेट की ये फर्स्ट क्लास रहेगी जिसमें हम इंडक्शन क्लास हम इसको कहेंगे, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से। ठीक है ना? तो ध्यान से सारे के सारे सुनना, और अगर कोई डाउट हो तो तभी करना, ठीक है? डिस्टर्ब ऐसे मत करना फालतू में। तो शुरू करते हैं, चलो। एक सेकेंड रुकना बस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या रहता है। तो सी सेट की अगर हम बात करें तो सी सेट में टोटल आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मार्क्स रहेंगे हमारे पास 200। ठीक है? एक एक करके देखो, मैं सारे सोर्सेज आपको बताता रहूंगा, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने पहले करना है। ठीक है? वो सारा हम डिस्कस करेंगे और डाउट में आपके बाद में ले लूंगा। ठीक है? जितने भी हैं। तो 80 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का आएगा। इन 80 क्वेश्चंस में आपको कुछ इस तरीके से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले इंग्लिश के। अब ये जो 15 क्वेश्चंस होंगे, इनमें 2 आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे। ठीक है? एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश के, बिल्कुल इजी लेवल के। ठीक है? दूसरे नंबर पे आता है पंजाबी लैंग्वेज। तो पंजाबी लैंग्वेज के भी आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। इनमें भी 2 कॉम्प्रिहेंशन होंगे और 5 आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये भी लेवल इजी रहता है। ठीक है? हम नेक्स्ट क्लासेस में जब 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का। ठीक है? तीसरे नंबर पे हमारे पास इसमें आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग वगैरह। ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसके भी 6 to 7 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी? इसके भी 6 to 7 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथ आता है एंड रीजनिंग। बाकी जो बचे क्वेश्चन वो सारे के सारे मैथ और रीजनिंग के ही रहेंगे। अप्रोक्स दोनों के मिला के 43 क्वेश्चंस होते हैं। हम डिस्कस करेंगे मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये वाली चीजें तो आपको दूसरे टीचर्स करवाएंगे, गौरव सर करवाएंगे, यहाँ पे मोहित सर करवाएंगे आपको। ठीक है? ये भी गौरव सर आपको करवाएंगे। मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे मैथ और रीजनिंग, यानी कि इन 43 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम सीखेंगे। ठीक है जी? तो चलिए देखिए, नोट मत करना कुछ भी, ये चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी क्योंकि डेली क्लासेस में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, अगर हम मैथ की बात करें सबसे पहले, तो मैथ में क्या होता है कि जितने भी टॉपिक्स हैं सबका आपको एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है? जितने भी टॉपिक होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 5-6 टॉपिक्स के ही क्वेश्चन आते हैं। जितने भी टॉपिक है पीसीएस में क्या होता है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि परसेंटेज का आपने देखे होंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। ठीक है? 15 वाले एग्जाम में भी पूछा गया था आपसे। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके अलावा एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपने 2018 का पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कौन सा था। वो जो क्वेश्चन था हमारे पास कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और हमें क्या करना है, 8 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, तो बताओ कितने सिलेक्शन होंगी टोटल। तो जिसका आंसर 28 था, फर्स्ट ऑप्शन ही थी। ठीक है? तो वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट और कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये भी समझ लो सारे के सारे। इसमें आएगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2D भी रहेगा और 3D भी रहेगा। ठीक है? मेंसुरेशन 2D भी आएगा और 3D भी आएगा। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा,
तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक मैंने लिखे हैं, इसके अलावा और भी काफी टॉपिक होते हैं, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। इसके क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए थे इसलिए मैं कम लिख रहा हूँ, लेकिन करना हमने ये भी है, ठीक है। ये वाले टॉपिक भी हम करेंगे। प्रॉब्लम ऑन एजिस हो गया, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये भी हमने करने हैं यहाँ पे। तो ये वाले टॉपिक हैं जो मेनली मैथ में पूछे जाते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारे के सारे टॉपिक करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि सबका एक एक दो दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और लेवल रहता है बिल्कुल इजी। आप देखोगे कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम क्लास में ही करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो रीजनिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, देखिए मोर देन 30 to 40% जो एरिया है वो कवर करता है कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में, ठीक है ना। रीजनिंग में 30 to 40% एरिया कवर करता है कोडिंग डिकोडिंग। मैंने 2018 का पेपर जब एनालाइज किया था तो उसमें मुझे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के मिले थे। 6 to 7 क्वेश्चन, मतलब 3-3 क्वेश्चन के सेट बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, सीरीज एंड सीक्वेंस। सीरीज एंड सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो एक तो होता है नंबर्स की सीरीज, ठीक है, 2, 3, 4 ऐसे सीरीज होती है, और एक होती है अल्फाबेट्स की सीरीज, ठीक है। और ये जो अल्फाबेट की सीरीज होती है इसकी भी देखो 3 क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं सीरीज एंड सीक्वेंस के, ये भी कोडिंग एंड डिकोडिंग के साथ ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग आती है तो सीक्वेंस एंड सीरीज भी आप इजीली कर लोगे, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिसलिनियस टाइप के थे। इसके अलावा सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन थे हमारे पास, और क्लॉक का क्वेश्चन था एक, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर जो टॉपिक होता है उसका एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ये वाले टॉपिक थे जो आपको 2018 में पूछे गए थे, ठीक है। सिमिलरली 2014 का जो पेपर था, 15 का जो पेपर थे, उसमें भी कुछ यही टॉपिक इसी तरीके से पूछे गए थे, क्योंकि पैटर्न चेंज नहीं होता बिल्कुल भी। इनका जो पैटर्न है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब देखो पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर किसी का डाउट है तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, मैं आपके डाउट देख लूंगा अभी। अगर किसी को अभी डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो एक बार। हाँ जी कहिए हरप्रीत, क्या डाउट है आपका। हाँ जी हरप्रीत। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको सर। हाँ जी हरप्रीत। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए हरप्रीत। हाँ जी, हाँ सर जी आ रही आपने है। बताया कि 15, हाँ सर 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, हाँ जी। उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं? सर आपकी देखो कल की क्लास जो होगी वो आपकी इंग्लिश की रहेगी, वो आपको सर अच्छे तरीके से बाइफरकेट करके बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, सर आपको इंग्लिश वाले सर बता देंगे उसके बारे में, ठीक है। कल क्लास होगी इंग्लिश की, तो इंग्लिश की जो बाइफरकेशंस होती है क्वेश्चंस की, वो आपको सर बता देंगे उसके बारे में। मैथ और ओके सर। रीजनिंग में अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लो आप, और अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो अनम्यूट कर लो अपने आप को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बाकी देखो इंग्लिश का आपकी अलग से क्लास होगी, कल आपकी इंडक्शन क्लास इंग्लिश की रहेगी, जिनमें सर आपको प्रॉपर बताएंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं आपको करवाऊंगा मैथ और रीजनिंग, और उसके मैंने आपको टॉपिक बता दिए। लेवल रहेगा इनका इजी, लेकिन क्या होगा कि सारे के सारे टॉपिक हमें करने पड़ेंगे इसके, ठीक है ना। तो आज की क्लास में जो फर्स्ट क्लास हमारी रहेगी, इसमें हम शुरू करेंगे मैथ से, ठीक है। मैथ कह लो या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या टॉपिक होते हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको कुछ टॉपिक भी लिखवाए थे, अब मैं आपको सारे टॉपिक लिखवाने वाला हूं कि जो हमने करने हैं, ठीक है जी।
हाँ जी, अभी भी डाउट आ रहे हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी हरप्रीत कहिए, क्या डाउट है आपका? हाँ जी कहिए हरप्रीत। हेलो, ऑडियो नहीं आ रही सर थोड़ी। परसेंटेज भी बिल्कुल रेशो की तरह ही होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से 3 क्लासेस में इसको करेंगे और आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन परसेंटेज के 2018 में पूछे गए थे। तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम 3 क्लासेस में करेंगे, जिसमें हम डिस्काउंट वाला क्वेश्चंस भी देखेंगे, डिस्काउंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। देखिए अगर डाउट हो तभी हैंड्स अप करना, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 4th नंबर पे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और 5th नंबर पे आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हालांकि इसके क्वेश्चन ज्यादा देखने को तो नहीं मिले, लेकिन इसका एक आधा क्वेश्चन आपको फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके ऊपर भी हम एक एक क्लास और कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 क्लासेस लेंगे, ताकि अगर इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम इजीली कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 6th नंबर पे मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक होता है, इसके आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि 18 में इसके 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन 15 में इसके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर होता है। और वैसे भी अगर पंजाब का कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद आएगा टाइम एंड वर्क, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। 9th नंबर पे आएगा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो ये जो 4 टॉपिक मैंने अभी आपको एक साथ लिखाए हैं, इन चारों टॉपिक्स के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें 2018 की, तो इसमें से काफी कम क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन 2012 के पेपर में इसके ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। और वैसे भी अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये वाले टॉपिक काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको भी हमने पढ़ना है, इनको छोड़ नहीं सकते हम, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि 2018 में तो ये आया नहीं तो इसका मतलब इसको छोड़ दो। हो सकता है कि इस वाले पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, हमारे हमारे लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा 11th नंबर पे हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। और लास्ट में हम करेंगे एवरेज एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये टॉपिक है हमारे मैथ के जो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही जो मेन टॉपिक है जो हमने पीसीएस के लिए पढ़ने हैं इस बार, सीसेट के लिए, ठीक है जी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज हैंड्स अप कर लो एक बार, काफी बच्चों के डाउट आ रहे हैं।
हाँ जी जसप्रीत जी, आपने हैंड्स अप किया था, क्या डाउट है आपका मिस्टर जसप्रीत? एनी डाउट? हेलो सर। हाँ जी कहिए मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर HCF और LCM का टॉपिक नहीं करेंगे हम? बच्चे जो एलसीएम और एचसीएफ होगा वो बेसिक्स में आएगा, जो आज हम शुरू करने वाले हैं ना वो एलसीएम और एचसीएफ से शुरू करेंगे, वो बेसिक फंडामेंटल्स में आएगा। मैं टॉपिक्स भी तो बता रहा था आपको। ओके 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 सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी हर्षवर्धन, आपका क्या डाउट है? हाँ जी हर्षवर्धन। जसिंदर, सुमित, विक्रांत। हेलो। हाँ जी कहिए। हेलो। हाँ सर, ये आपने सिलेबस बताया अभी मैथमेटिक्स का, हाँ जी इसका सर लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहेगा? मतलब जैसे बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, इसका क्लरिकल नहीं लेवल नहीं, का उसके देखो डिफिकल्टी अगर आप होगा? कंपेयर करते हो ना तो फिर तो ये 10% भी नहीं है बैंकिंग का। ठीक लेवल है। इसका काफी इजी रहने वाला है, लेकिन ये है कि आपको हर एक टाइप कवर करनी है इसकी, क्योंकि ठीक है सर। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके म्यूट कर लेना अपने आप को। डाउट जब खत्म हो जाए आपका तो खुद ही म्यूट कर लेना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखो रीजनिंग का डिस्कस कर लेते हैं। तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, यानी मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है, लेकिन कोडिंग एंड डिकोडिंग करने से पहले आपको कुछ टॉपिक करने हैं, जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, इसके अलावा सिलोगिज्म हो गया, सिलोगिज्म। उसके बाद ब्लड रिलेशन आएगा, डायरेक्शन सेंस आएगा, डायरेक्शन का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। देन हम करेंगे नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। 7th नंबर पे हमारे पास आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, उसके बाद आएंगे सिटिंग अरेंजमेंट्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स, एंड देन एनालिटिकल पजल। ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होंगे वो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको गौरव सर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस आपको गौरव सर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। जो मैं सिंपल अपना लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, और लॉजिकल रीजनिंग में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको, इस तरीके से टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था 6 to 7 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग के थे, नंबर सीरीज का नहीं था, सीक्वेंस सीरीज के 3 क्वेश्चन थे, सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन थे, कैलेंडर का 1 क्वेश्चन था, सॉरी क्लॉक का 1 क्वेश्चन था, कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन था, और 4 क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट के, और 4 ही क्वेश्चन थे पजल के। तो इस तरीके का टोटल रहा था 2018 में। ठीक है, बाकी जो वेटेज होती है पीसीएस सीसेट में मैथ और रीजनिंग की, वो लगभग हर बार ही बराबर रहती है। ठीक है, 50-50% ही रहती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि रीजनिंग ज्यादा आती है या मैथ ज्यादा आता है। अगर आप ये सोच के चलोगे तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको थोड़ी दिक्कत हो, तो लगभग बराबर बराबर ही लेके चलना है। बस ये है कि लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी आसान होती है, तो इसको आप जल्दी कर सकते हो, टाइम लगेगा मैथ के ऊपर। ठीक है ना, बाकी अगर हम मार्क्स की बात करें तो देखो 200 मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग तो इसमें होती नहीं है। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करोगे तो 150 मार्क्स तो इजीली आप ले सकते हो, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत इजी होता है। पेपर का लेवल इतना इजी होता है कि 150 मार्क्स आप इजीली ले सकते हो। ठीक है ना, बस दिक्कत किस बात की है कि उस 150 को हमने 180 to 190 तक लेके आना है, और अब डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, 180 प्लस किस तरीके से करना है वो चीजें हमने करनी है। ठीक है ना, जो लूप होल्स होते हैं, जो थोड़ा सा हमें लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मॉडरेट है, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है वो हमने सीखना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 120 मिनट जो आपको टाइम मिलेगा उसमें जो सारे क्वेश्चन है वो किस प्रकार से करने हैं। तो हम स्पीड पे भी ध्यान देंगे, एक्यूरेसी पे भी फोकस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे। ज्यादा मुश्किल आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीसेट की क्लास में बैठे हो तो सीसेट लेवल का ही पढ़ो। ठीक है ना, बाकी जो मैंने पेपर सारे एनालाइज किए हुए हैं, जो जो
क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे एक स्टेप ऊपर ही करवाऊंगा मैं आपको, ताकि अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी आए तो आप इजीली कर लो। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथ का मैंने आपको पहले बता दिया था। तो आज हम मैथ का पहली क्लास शुरू करने वाले हैं। तो रेडी हो आप सब? कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं शुरू कर रहा हूं अब पहली क्लास। हाँ जी, हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास को। अब देखो प्लीज चैट मत करो ऐसे, अगर कोई डाउट है तो सीधा पूछ लो। ओके, तो चलिए पहली क्लास हमारी रहेगी फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल देख लो क्या चीजें होती हैं। पहली क्लास जो होती है वो रहेगी हमारी फंडामेंटल्स के ऊपर, और फंडामेंटल्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले अगर देखो एलसीएम, पहली चीज इसमें जो हम पढ़ते हैं वो होती है जी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। एलसीएम का सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है, हालांकि 2018 में इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, अगर आपने 2018 का पेपर देखा है तो इस तरीके से क्वेश्चन था कि एक स्कूल में जो बेल है वो ऐसे बजती है कि एक 2 सेकंड बाद, एक 4 सेकंड बाद, एक 6 सेकंड बाद, एक 4 सेकंड बाद, इस तरीके से था शायद क्वेश्चन, है ना? 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, फिर 8, फिर 6, ऐसे कुछ था। फिर वो उसने कहा था कि पहली सारी बेल्स जो है वो 12 बजे बजी थी, तो बताओ नेक्स्ट कितने टाइम पे बजेगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो एलसीएम का ही था। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको और भी करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये अलग अलग टॉपिक्स में काफी यूज होती है। एलसीएम का यूज अलग अलग टॉपिक्स में काफी होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एलसीएम का जो मेन यूज होगा वो होगा टाइम एंड वर्क में, इसके क्वेश्चंस को निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है टाइम एंड डिस्टेंस में यूज होता है इसका, काफी वाइड यूज है इसका। ठीक है, इसका पाइप एंड सिस्टम का में यूज होगा इसका। इसके अलावा अगर आपने फ्रैक्शंस को ऐड करना है, फ्रैक्शन को जब भी हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं? एलसीएम का यूज करते हैं। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी इसका यूज होता है, परसेंटेज में भी इसका हम काफी यूज करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टर्म बन जाती है एलसीएम, जिसको हमने पढ़ना होता है। तो जो चीज जरूरी होगी वो फंडामेंटल्स में आएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं टेबल्स। 20 तक कम से कम आपको टेबल भी याद होने चाहिए, 20 तक आपको कम से कम टेबल भी याद होने चाहिए। तो ये चीजें होती हैं हमारे पास फंडामेंटल्स में। ठीक है, कैलकुलेशन देखो कुछ नहीं होती है, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा, 2 सेकंड में इतना कुछ, 3 सेकंड में इतना कुछ, ये सब कुछ भी एग्जाम में नहीं चलता है। एग्जाम में सिर्फ अगर आपको टेबल याद है तो कैलकुलेशन हो जाएगी, अदरवाइज करनी वैसे ही पड़ेगी मल्टीप्लाई करके। शॉर्टकट वगैरह एग्जाम में नहीं यूज होते। ठीक है, वो सिर्फ यूट्यूब पे ही यूज होते हैं ज्यादातर। तो टेबल्स आपको 20 तक याद करने हैं, 10 तक 11 तक तो आपको ऑलरेडी आते होंगे, तो आज से शुरू कर दो। 12 का टेबल याद करो, 13 का याद करो। ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करके करो। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के कॉपी खोल के और लिखने लग गए कि लिख लिख के याद होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मन में ही आप उसको अगर आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है जी, टेबल सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है, सबसे पहले ये आपको ही पता होना चाहिए। हाँ जी, कहिए तस्लीम, क्या डाउट है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर एक आपने लिखवाया ना सिलोगिज्म, वो क्या होता है? सिलोगिज्म एक्चुअली टॉपिक होता है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं कि सम ए इज बी। देखे ऐसे क्वेश्चन आपने? नहीं सर। हाँ, 2018 का अगर आप पेपर देखोगे ना तो इसमें लिखा होगा सम ए इज बी, नो बी इज सी, ऑल ए आर सी, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, वो सर होते एक हैं। देखा एक। हाँ बस ठीक है, यही होते हैं। एंड सर सेकंडली पाइप्स के साथ क्या लिखा आपने? हाँ जी, अच्छा जो पाइप सिस्टम, CISTERN। थैंक यू सर। ओके, तो चलिए अब
ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल का, आपको मैंने बता दिया क्या क्या करना है, ठीक है। टेबल्स का मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि टेबल्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना आप इस चीज को भी। देखो टेबल्स को पढ़ने का तरीका देखो बड़ा इजी होता है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे इसको। जैसे कोई भी एक टेबल उठा लेते हैं हम, जैसे मान लो मुझे 22 का टेबल ही पढ़ना है, ठीक है। तो 22 का टेबल, ये जो इवन नंबर्स होते हैं ना, इवन नंबर्स होते हैं जो, इनके टेबल तो वैसे ही देखो बहुत आसान होते हैं। बाकी मैं आपको 3-4 तरीके बताऊंगा। आज एक छोटा सा मेथड समझ लो इवन नंबर्स के लिए। पहले तो कि मान लो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ 26 इंटू 6 कितना होगा, तो इसको पता किस तरीके से करना। जब भी आपको बड़े नंबर का टेबल आ जाए ना, तो इस बड़े नंबर को छोटा करने की कोशिश करो, ठीक है। जहां तो इस नंबर को छोटा कर लो या इस नंबर को छोटा कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे ये जो 22 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 2, है ना। या फिर 2 इंटू 11, आपकी मर्जी है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 11। तो देखो जब ये 2 इंटू 11 बनेगा और आगे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 6, तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 11 इंटू 6 आपको पता है क्या होता है, ठीक है। 11 इंटू 6 क्या होता है, 66, ठीक है। और 66 को इंटू 2 करो। इंटू 2 का मतलब क्या होता है, डबल करना। तो 66 का डबल क्या होता है, 132। 66 का डबल क्या होता है, 132। तो आप इजीली देखो ये चीजें माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे मान लो इस तरीके से आ जाए कि 24 इंटू 7 आपसे पूछा गया है कि कितना होगा, या 24 इंटू 6 पूछा गया है आपसे कितना होगा। तो मुझे पता है कि 22 क्या होता है, 12 इंटू 2 होता है। तो मैं 12 इंटू 6 करूंगा 72, और 72 का डबल कर लूंगा, कितना आ जाएगा, 144। तो कोई भी नंबर अगर आपके पास आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। समझ गए ना बात को। जैसे मान लो इस तरीके से आ जाए कि आपको ये कह दे वो कि बताओ 34 इंटू 5 कितना होगा, ठीक है। तो मुझे पता है 17 का डबल है, तो 17 इंटू 5 करेंगे तो 85। तो 85 का डबल होगा तो कितना आ जाएगा, 170। तो मतलब ये जो इवन नंबर वाले टेबल है वो तो सारे के सारे सिंपल ही हो जाएंगे। अगर मान लो आपको अगर 10 तक भी टेबल आते हैं, जो कि सबको आते हैं, तो 20 तक तो आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे इवन नंबर वाले सारे के सारे। समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरीके से भी आप थोड़ी बहुत ट्रिक्स यूज कर सकते हो। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि 20 तक टेबल तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट याद हो, ठीक है। उंगला तो याद होने चाहिए ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 20 तक टेबल तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ आने ही चाहिए ने, ठीक है ना, जो सब तो इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर को भी याद करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि मान लो अगर सीरीज का कोई क्वेश्चन आता है तो हो सकता है वो सीरीज का क्वेश्चन स्क्वायर के साथ रिलेटेड हो, ठीक है ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी भी। इसके अलावा स्क्वायर का यूज होता है हमारे पास मेंसुरेशन में, कि मान लो अगर आपने स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है, वर्ग स्क्वायर का अगर आपने एरिया निकालना है तो ए स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर आने चाहिए आपको, ठीक है ना। काफी फॉर्मूले आपने देखे होंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इस तरीके से। तो वो सारे के सारे क्या है, स्क्वायर स्क्वायर आपको आना बहुत जरूरी है। तो स्क्वायर की बात करें तो 30 तक स्क्वायर याद कर लो, इनफ है। 30 तक अगर आप स्क्वायर याद करते हो तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप 30 तक याद करो, आगे कैसे करने हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। जो शॉर्टकट्स होंगे वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप पहले ही याद करोगे इन चीजों के, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि आप शॉर्टकट्स के ऊपर फुली डिपेंडेंट रहो, वो चीजें आपको खुद भी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने पहले याद करनी है। परसों जब हमारी क्लास होगी, कल इंग्लिश की क्लास है, उसके बाद मेरी क्लास है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी से कि ये काम आप करके आओगे। 20 तक टेबल आप अच्छे से कर लोगे और 30 तक स्क्वायर अगर आप क्या कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, ठीक है जी। उसके बाद आएंगे क्यूब। क्यूब ज्यादा नहीं करने, आपकी मर्जी है। देखो मिनिमम 10 तक तो करने ही करने हैं, मिनिमम 10 तक तो आप सभी ने करने हैं। इसके अलावा कोई अगर 15 तक करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। और किसका क्यूब क्या क्या होता है ये सब आप खुद कर लेना, ठीक है। पता होना चाहिए आपको स्क्वायर क्या होता है। जैसे मैं स्क्वायर बता देता हूँ क्या होता है। जैसे 22 का अगर स्क्वायर निकालना है तो पावर 2 होती है, इसको सॉल्व किया जाता है 22 इंटू 22, आंसर रहेगा इसका 484। इस तरीके से सारे स्क्वायर होते हैं। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब होती है पावर 3, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा, 729। तो आप खुद लिखो इसको और इनको याद करने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये याद करने वाला मैं आपको पहले बता रहा हूं, समझ गए ना सारे के सारे। टेबल किस प्रकार से करने हैं, टेबल 20 तक आपने पहले याद करने हैं, फिर आपने स्क्वायर 30 तक याद करने हैं, फिर आपने क्यूब 10 तक मिनिमम याद करने हैं, ठीक है ना।
नेहा, जो आपका म्यूट है ना अभी माइक, उसको अनम्यूट करो और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, म्यूट को अनम्यूट करके। हाँ जी, आप पूछिए क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक इसमें एक टॉपिक रहता है अर्थमेटिक रीजनिंग। सर एक आर.एस. अग्रवाल की बुक है, उसमें ये वाला चैप्टर है, एज अ चैप्टर ही गिवन है, जिसमें सर काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अर्थमेटिक रीजनिंग, देखो मैथ के जो टॉपिक्स होते हैं ना, उन सबको मिला के एक टॉपिक बना दिया उन्होंने, बस और कुछ नहीं है। डेटा सफिशिएंसी भी कह सकते हो इनको आप, जिसमें आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन मिल रहे होंगे, शायद उसके डिजिट्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, एजेस के क्वेश्चन मिले होंगे, है ना, यही कह रहे हो ना आप? जी सर जी। हाँ, वो तो इन्हीं में हो जाएंगे, वो जो मैंने टॉपिक लिखवाए ना, मैं उन्हीं में करवा देता हूँ सारे के सारे, अलग से टॉपिक बनाने की उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। और सर ये कैसे करके भी होता है ना कि मतलब ए ने, सपोज करो ए को 5 शॉट्स मिले, कुछ में बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, ए को 5 शॉट्स मिले इन कंपैरिजन टू बी, बी को 3 शॉट्स मिले, उसमें उसने इतने किल किए, बी ने इतने किल किए, ए ने इतने किल किए, ऐसा करके भी एक क्वेश्चन है सर, वो किस टाइप में कवर होता है? हाँ वो सारे, वो एनालिटिकल रीजनिंग होती है, वो सारी की सारी हम आपको करवा देंगे, रीजनिंग ठीक में ही है, आते हैं वो भी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, अनम्यूट कर लेना जरा। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये चीजें आप कर लेते हो तो हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास एलसीएम। एलसीएम आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि एलसीएम को किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको भी आप। एलसीएम का मीनिंग होता है जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन सब का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। जैसे लीस्ट का मीनिंग होता है सबसे छोटा, ठीक है, जो सबसे कम वैल्यू वाला, जो सबसे कम हो उसे क्या बोला जाता है, लीस्ट। ठीक है, कॉमन का मीनिंग क्या होता है, साझा। ठीक है, कॉमन का मीनिंग होता है साझा। और मल्टीपल क्या होता है, समझना क्या होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मीनिंग होता है जो चीज मल्टीप्लाई करके आए। ठीक है, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, तो जो चीज मल्टीप्लाई करके आती है उसे बोला जाता है मल्टीपल। समझ गए ना बात को। जैसे मान लो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ 12 के मल्टीपल क्या रहे होंगे। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ 12 के मल्टीपल्स क्या रहे होंगे, तो 12 से के मल्टीपल कैसे आएंगे कि जो नंबर 12 से मल्टीप्लाई करके आए उसे बोला जाता है 12 का मल्टीपल। ठीक है, जो नंबर 12 से मल्टीप्लाई करके आता हो उसे बोला जाता है 12 का मल्टीपल। जैसे 12 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 आएगा, 3 से करूंगा 36, 4 से करूंगा तो 48। तो ये जितने भी नंबर 12 को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, 12 के मल्टीपल्स हैं। समझ गए ना बात को। मल्टीपल को कैसे आप समझोगे, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर कोई दूसरा नंबर बनता है तो वो उसी पर्टिकुलर नंबर का क्या होगा, मल्टीपल। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूं कि बताओ 18 का मल्टीपल क्या होगा, तो 18 के मल्टीपल आप क्या बताओगे, 18, 36, 54, 72 एंड 90, 108। ठीक है, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको कोई मल्टीपल पूछे इन फ्यूचर, तो जिस नंबर का आपसे मल्टीपल पूछ रहा है उसका आप टेबल पढ़ दो, तो उसके टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर नंबर के क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। क्लियर हो गया। अब एक चीज और होती है इसमें, एक होता है मल्टीपल और एक चीज और होती है फैक्टर्स, जिनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी आप में से भी मोर देन 50% हुए ही होंगे जब मैंने मल्टीपल का नाम लिया होगा, तो आपके मन में यही चीज आई होगी, ये भी देख लो। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है एक्चुअल में डिवीजर, जो चीज डिवाइड करके आए। ठीक है, डिवीजर जो चीज डिवाइड करके आए। इसका मैं मीनिंग बताता हूँ प्रॉपर। जैसे मान लो आपको मैं ये कहूँ कि बताओ 12 के फैक्टर क्या होंगे, कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या रहे होंगे, तो आपने मुझे ये बताना है कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 12 को प्रॉपर डिवाइड कर दे। ठीक है, ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 12 को प्रॉपर डिवाइड कर दे। जैसे देखो अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ 12 को तो प्रॉपर डिवाइड होता है, क्योंकि 1 तो किसी को भी डिवाइड कर देता है। 12 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 6 से प्रॉपर डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 2 क्या है, फैक्टर है किसका, 12 का। समझ गए ना बात को। ऐसे ही नंबर और कौन से होंगे, 3 प्रॉपर डिवाइड करता है 12 को, 4 डिवाइड करता है 12 को, 6 भी डिवाइड कर देता है, 12 इटसेल्फ, 12 भी अपने आप को डिवाइड कर देता है फुली। ठीक है, तो ये जो नंबर है, जो नंबर इस पर्टिकुलर नंबर को प्रॉपर डिवाइड करेंगे वही नंबर क्या होंगे, फैक्टर होंगे उस नंबर का। समझ गए ना। तो ये दो चीजें होती है, फैक्टर और मल्टीपल।
ये दोनों में काफी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, तो मैं चाहता हूं कि आपको ना हो बिल्कुल भी। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। फैक्टर मतलब डिवीजन मतलब जो डिवाइड हो रहा हो, तो डिवाइड वाली वैल्यूज क्या रहेंगी, कम रहेंगी। क्लियर हो गया सभी को? आई होप आपको फैक्टर्स और डिवीजन में मतलब पता चल, डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। एलसीएम कम से कम 2 वैल्यूज का निकलता है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब साझा, और साझी चीज कम से कम 2 लोगों में होगी, ठीक है। साझी चीज कम से कम 2 चीजों में होती है। जैसे मान लो कोई जमीन है, आप पंजाब से हो तो जमीन की एग्जांपल ज्यादा रहेगी, कि मान लो ये कोई जमीन का टुकड़ा है और इसका सिर्फ एक वारिस है, तो ये किसी के साथ साझा थोड़ी करेगा उसको, ठीक है ना। अगर मान लो कोई इसके अगर 2 वारिस होंगे तो वो 2 बोलेंगे ना कि ये हमारी साझी जमीन है, ठीक है। कम से कम 2 चाहिए होंगे। तो कॉमन चीज को इंप्लीमेंट करवाने के लिए मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिए होती है, 2 वैल्यू चाहिए होती है। तो एलसीएम भी 2 वैल्यूज का निकलता है, एक वैल्यू का एलसीएम नहीं होता, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊं कि आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ 18 का एलसीएम क्या होगा, तो 18 का कोई एलसीएम नहीं होता है, क्योंकि 18 तो एक सिंगल वैल्यू है और सिंगल वैल्यू का एलसीएम नहीं होता है। समझ गए ना बात को? ऐसे अगर 2 वैल्यूज में आपके पास इस तरीके से ले आऊं कि बताओ 12 और 18 का एलसीएम क्या रहा होगा, 2 नंबर दे दूं आपको कि बताओ मेरे पास 2 नंबर है 12 और 18, तो इसका एलसीएम क्या रहा होगा। तो देखो जी, एक तरीका वो जो हमने क्लासेस में किया हुआ है, छोटी क्लासेस में 5th 6th क्लास में जब भी पढ़ा होगा, तो कुछ इस तरीके से करते थे हम, कि ऐसे 2 से डिवाइड किया दोनों नंबर्स को। अब हो सकता है कि कई स्कूल्स में सिंगल सिंगल नंबर को भी करवाया हो, तो 2 से भी होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये 6 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, फिर 2 से करेंगे 3 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा, है ना। इस तरीके से यहाँ से 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। कुछ इस तरीके से करते थे हम। और उसके बाद ये जो जितने भी हमारे ये जो डिवीजन हुई है 2 से 2 से 3 से 3 से, सबको हम मल्टीप्लाई कर देते थे। तो कुछ इस तरीके से आंसर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। याद आ गया हो तो पता चल गया होगा आपको, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 36। ये तरीका होता था एलसीएम निकालने का। ये जो 36 है वो क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एलसीएम इस प्रकार से निकालें, क्योंकि छोटे नंबर है तब भी 3-4 स्टेप बन चुके हैं। अगर बड़े नंबर आ जाएंगे तो और स्टेप बनेंगे, जो कि इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। कॉम्पिटिटिव में इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से समझना सारे के सारे। यही 12 और 18 है। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है, नोट मत करना अभी बिल्कुल भी, ये समझने का टाइम है, नोट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज नोट करनी होगी मैं आपको बता दूंगा कि नोट कर लो इसको, ठीक है। तो 12 और 18 का मुझे अगर एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अब की बार इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर दूंगा। इन दोनों नंबर्स को आपस में ही डिवाइड कर दूंगा। समझ रहे हो ना बात को? अब आपस में डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे ये 12 और ये 18 है, तो मैं क्या करूंगा, इनको 6 से डिवाइड कर सकता हूं, है ना। 6 से प्रॉपर कैंसिल होते हैं, 6 इंटू 2 एंड 6 इंटू 3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन 2 नंबर्स का आपने एलसीएम निकालना है उनको आपस में डिवाइड कर दो, मतलब आपस में कैंसिल कर दो, ठीक है। जब एंड तक कैंसिल करना है, जब तक वो बिल्कुल कैंसिल ना हो जाए, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 2 और 3। क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद आपका काम क्या होगा कि या तो आप 12 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा, 36। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर कितना आएगा हमारे पास, 36, जो कि क्या रहेगा हमारे पास, एलसीएम रहेगा, ठीक है। जो कि क्या रहेगा यहाँ पे, एलसीएम रहेगा। समझ आ गया ना सभी को? अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, नोट बाद में करना। जैसे मान लो इस तरीके से 24 और 36 है, ठीक है। 24 और 36 है, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम किस प्रकार से निकलेगा, मैं क्या करूंगा, इसको इसकी लीस्ट फॉर्म तक कैंसिल आउट करूंगा, ठीक है। मैं इसको लीस्ट फॉर्म तक इसको कैंसिल कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो देखो डिवाइड करना है तो टेबल आना जरूरी है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था 20 तक टेबल पढ़ लो, ठीक है। तो किस तरीके से आएगा यहाँ पे, देखो 12 के टेबल से अगर कैंसिल आउट करोगे तो 12 इंटू 2 एंड 12 इंटू 3। 12 इंटू 2 होता है 24, 12 इंटू 3 कितना होता है जी, 36। उसके बाद आपका काम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स को ही करना है। अगर आपको 36 इंटू 2 आता है तो 72 आंसर आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। 72 क्या रहेगा इसका एलसीएम।
अदरवाइज 24 इंटू 3 भी क्या होता है 72। तो ऊपर जिसका टेबल आता है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना बात को? हाँ जी समझ गए सारे के सारे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि आप चैट में उसका आंसर दो, ठीक है। एलसीएम निकालने की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको हम खुद करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास 60 72। आपने बताना है कि 60 और 72 का एलसीएम क्या होता है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए आप सबसे कि बताओ 16 और 72 का एलसीएम क्या होगा, और 18 और 24 का। पहले आप इसका आंसर निकालो, 60 और 72 का कितना होगा एलसीएम। शाबाश। देखो जितने भी स्टूडेंट्स आप अभी देख रहे हो, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे आंसर दो। 145 स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे 145 को चैट में आंसर चाहिए अभी। ओके, तो सभी आंसर कर रहे हैं, लेकिन आंसर थोड़े से है ना अलग अलग आ रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स का 360 आ रहा है, कुछ लोगों का 72 आ रहा है। अच्छा 72 सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल दे जो मैंने मिटा दिया था। चलो कोई बात नहीं। तो देखो इसको करना है क्या, आपने कैंसिल आउट करना और कुछ भी नहीं करना। जैसे 12 का टेबल पढ़ोगे तो 12 इंटू 5 क्या होता है 60 एंड 12 इंटू 6 क्या होता है 72, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियस सी बात है 60 का टेबल ही पढ़ोगे क्योंकि 60 का टेबल बड़ा आसान होता है ना। 60 इंटू 6 कितना होगा 360, जो कि हमारा आंसर, बस ये बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था दूसरा करने के लिए 18 और 24 का। हाँ जी इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। एटीन और 24 इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए। बाकी जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया उनको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए 80 और 96। इसका एलसीएम बताइए क्या रहेगा, 80 और 96 का एलसीएम क्या रहेगा। शाबाश, जिन्होंने इसका भी आंसर निकाल लिया है 72 है, बिल्कुल सही है। वो 80 और 96 का एलसीएम बता दो क्या रहेगा। ओके तो इसका तो 6 इंटू 3 एंड 6 इंटू 4, तो 18 इंटू 4 72 आ गया, बिल्कुल सही है जिनका ये आंसर आया है, ठीक है। बाकी जिन्होंने इस क्वेश्चन का 720 आंसर दिया था वो भी एक बार इसको प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 80 और 96 का एलसीएम कैसे निकलेगा। टेबल देखो अभी भी मैं कह रहा हूं कि टेबल मस्ट है, टेबल आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो टेबल कैसे याद, यहाँ पे कौन सा टेबल लगेगा 16 का, 16 इंटू 5 16 इंटू 6, ठीक है। आपका जो मैथ में जो आप कहते हो कि हम मैथ में वीक है या उसमें वीक है, वो सिर्फ टेबल्स की वजह से होता है, क्योंकि स्टार्ट हमेशा टेबल से होती है कोई भी चीज, वहां पे आप थोड़ा लैग कर जाते हो, उसके बाद आगे वही चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। तो 16 का टेबल है 16 इंटू 5 16 इंटू 3 6, और 80 इंटू 6 कितना हो जाएगा 480। क्लियर हो गया सभी को ये, ठीक है। तो चलिए अब देखो यहां तक तो हमने कर लिया। अभी तक हमने क्या सीखा है कि एलसीएम क्या होता है, इसका हमने मीनिंग सीख लिया, और दो नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया। लेकिन हो सकता है कि आपको 3 या 4 नंबर का भी पूछ ले, है ना, एलसीएम आपको 3 या 4 नंबर का भी पूछ ले। या फिर क्या हो सकता है कि जैसे 2018 में क्वेश्चन इस तरीके से था कि 4 6, मुझे प्रॉपर याद नहीं है वैसे, बट इतना पता है कि कुछ इस तरीके से था। 4 6 बाद में देखेंगे इसको, कि मान लो अगर छोटे नंबर आ जाएं फिर एलसीएम बिना पेन चलाए कैसे करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर छोटे नंबर आ जाएं तो बिना पेन चलाए एलसीएम कैसे निकालेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। अब चैट में आंसर देना बंद करो और एक नई चीज सीखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि 2 नंबर का कैसे करते हैं, 3 नंबर का मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको कि देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन करो एलसीएम क्या होता है, ठीक है, मैं आपको ये कहूं कि डिफाइन करो कि एलसीएम होता क्या है, तो भाई एलसीएम क्या होता है एक्चुअल में। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, ये एक नंबर ही तो होता है। आप जो आंसर निकाल रहे थे वो क्या था, नंबर ही तो था, 360 72 480 एक नंबर है। तो एलसीएम भी क्या होता है, एक नंबर होता है
जैसे मान लो मुझे x और y का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो x के टेबल में भी आता होगा, x के टेबल में भी आता होगा, y के टेबल में भी आता होगा, और सबसे छोटा होगा। ठीक है, जो एलसीएम है ये एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों के टेबल में आता होगा, जिसका आपने एलसीएम निकालना है उन दोनों के टेबल में आता होगा और सबसे छोटा होगा। ठीक है जी, ये होता है एलसीएम। अगर मुझे इसका मीनिंग फाइंड आउट करना है तो ये सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया मीनिंग यही बनता है इसका। ठीक है, बिल्कुल, वो तो सीधा ही हो गया, मैं हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था। तो ठीक है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों के टेबल में आए और सबसे छोटा नंबर हो, सिंपली। जैसे मान लो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास 20 और 25 है, मुझे क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है 20 और 25 का। तो कोई मेथड यूज किए बिना, ठीक है, अगर आपको मैं सिंपली यही पूछ लूं कि बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आएगा, सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों के टेबल में आता हो, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि भाई देखो जी, 20 इंटू 5 होता है 100 और 25 इंटू 4 क्या होता है 100। तो 100 एक ऐसा छोटा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है। ठीक है ना, तो अगर आपको ये डेफिनेशन अगर समझ आ गई होगी, एलसीएम का अगर आपको बेसिक समझ आया होगा, तो किसी भी ट्रिक की, शॉर्टकट की आपको जरूरत नहीं है, एलसीएम तो ऐसे निकल जाता है, क्योंकि ज्यादा मुश्किल तो ये होता नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? तो आपने क्या याद रखना है कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों के टेबल में आता हो और सबसे छोटा नंबर हो। क्लियर? तो अब मुझे बता दो 4684 का एलसीएम क्या रहा होगा, 4684 का एलसीएम क्या रहा होगा, मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो इन चारों के टेबल में आता हो। जल्दी से कमेंट करो सर, सारे के सारे। एलसीएम देखो, अगर आप सही लोगे ना तो आंसर आपका सही आएगा, एलसीएम गलत हुआ नहीं, आंसर गलत। कोरली ये 2018 पीसीएस सीसेट का क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक पार्ट है बस उसका जिसमें एलसीएम का यूज होना है। तो 24 एलसीएम आ गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन पता है किस तरीके से था कि हमारे पास एक स्कूल में क्या होता है कि कुछ क्लासेस चलती है, कुछ बेल बजती है ना, जो तो 12 बजे क्या होता है, बेल बजती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि बताओ दोबारा एक साथ बेल्स कब बजेंगी, 12 बजे एक साथ बजेंगी, सॉरी नून पे, तो बताओ आफ्टर व्हाट टाइम जो चारों बेल्स हैं फिर से कब बजेंगी। ठीक है, इस तरीके से पूछा हुआ था। तो करना किस तरीके से, देखो जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम क्या करता है, कंबाइन कर देता है चीजों को। एलसीएम हमेशा क्या करता है, कंबाइन कर देता है। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। फर्स्ट बेल की बात करते हैं, सेकंड बेल, थर्ड बेल एंड फोर्थ बेल जब बजती है 4 सेकंड बाद, दिस इज 6 सेकंड, 8 एंड 4 सेकंड, इस तरीके से था। ठीक है, तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो 24 एलसीएम आया जो कि अभी आपने निकाला है। ठीक है, अब एक चीज समझना, 4 सेकंड में अगर पहली बेल एक बार बजती है तो 24 सेकंड में कितनी बार बजेगी, 6 बार, 6 बार बजेगी कि नहीं। ऐसी सेकंड बेल अगर 6 सेकंड में एक बार बजती है तो 24 सेकंड में 4 बार बजेगी, ये 3 बार और ये 6 बार, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, यानी कि 24 सेकंड के बाद क्या होगा, चारों बेल्स फिर से एक साथ क्लिक करेंगी। ठीक है जी, 6वीं बार, ये 4थी बार, तीसरी बार, 6वीं बार, एक साथ ही बज रही है ना। तो आफ्टर 24 सेकंड क्या होगा कि बेल एक साथ फिर से बजेगी। लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर था, वैसे आंसर क्या बनता है इस क्वेश्चन का कि नेक्स्ट टाइम कब होगा, 12:0 और 24 सेकंड के बाद। आंसर इसका ये होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर नहीं था, ये भी समझो थोड़ा सा कि इसका आंसर क्या था। ठीक है, ये भी समझना थोड़ा सा, उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया था इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या था इसका, 12, 02 एंड 48 सेकेंड्स, उन्होंने ये आंसर दिया हुआ था। अब ये आंसर पता कैसे आया था हमारे पास, अब ऐसे तो ऑप्शन थी कुछ, 12:03 भी थे। ठीक है, इस तरीके से भी था 0 सेकेंड्स, और भी था, काफी ऑप्शन थे। लेकिन ये वाला ऑप्शन जो आंसर था हमारे पास, ये आंसर मैंने टिक क्यों किया था उस क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो 2 मिनट और 48 सेकंड है, ये बनती है 168 सेकंड। ठीक है, और ये जो 168 सेकंड होते हैं 24 का मल्टीपल होता है, 24 24 इंटू 7 168, इसीलिए ये आंसर आया था। बाकी कोई भी ऑप्शन इसका मल्टीपल नहीं थी। अब देखो ना, 24 सेकंड बाद पहली बार एक साथ बेल हुई है, फिर 48 सेकंड बाद फिर से बेल बजेगी, है ना, 24 का टेबल चलता जाएगा आगे आगे, समझ रहे हो ना बात को। तो 24 के मल्टीपल पे ही कहीं ना कहीं फिर से बेल बजेगी।
तो इस तरीके से क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, उसने ये नंबर दे दिए बड़े आसान और ऑप्शन कर दिए कॉम्प्लिकेट, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिए ऑप्शंस को। तो समझ गए ना बात को, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो। तो एलसीएम का जो बेसिक क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में आया था वो भी मैंने आपको बता दिया साथ ही। क्लियर हो गया सभी को? ओके तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी ये वाले जो क्वेश्चंस हम बाद में भी करते रहेंगे, क्योंकि अभी एलसीएम हमने पूरा नहीं ना पढ़ा, एलसीएम को थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, ये चीज आपको ऑलरेडी खुद ही समझ आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे एलसीएम ऑफ नॉन कॉमन नंबर्स। जब मैं आपको नंबर सिस्टम करवाऊंगा उसमें हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हालांकि ये जो मैंने नॉन कॉमन नंबर लिखा है इनको बोला जाता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। तो अभी हम इनमें कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं बिल्कुल भी कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो क्या होते हैं ना, इनके बारे में हम नंबर सिस्टम में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। पहले ये देखो कि नॉन कॉमन नंबर, इसका समझ लो थोड़ा सा। नॉन कॉमन नंबर क्या होते हैं? जो आपस में डिवाइड ना हो। सिंपली नॉन कॉमन नंबर कौन से नंबर होंगे? जो आपस में डिवाइड ना हो। तो इस तरीके से रहेगा हमारे पास, जैसे मान लो 18 एंड 19, अभी आपस में डिवाइड नहीं होते, 18 और 19 आपस में डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये क्या है हमारे पास? नॉन कॉमन नंबर्स हैं। या फिर और देख लो, सिंपल नंबर काफी होते हैं हमारे पास, 5 और 6 देखो नॉन कॉमन नंबर्स हैं, या फिर को प्राइम नंबर भी कह सकते हो। 7, 8 क्या है? नॉन कॉमन नंबर्स हैं, जो आपस में डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन कॉमन नंबर्स, ठीक है। अब इनका जो एलसीएम होता है, इनका जो एलसीएम होता है वो किस तरीके से निकलता है कि हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब भी कोई ऐसे नंबर आ जाए जो आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो उनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर ये देखो 30 एंड 56, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा इसका। समझ आ गया सभी को? क्लियर हो गया? जब भी आपके पास नॉन कॉमन नंबर आ जाए या फिर ऐसे नंबर आ जाए जो आपस में डिवाइड ना हो रहे हो, तो उनका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या रहेगा? उनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उनका आंसर हमेशा क्या रहेगा हमारे पास? उनको मल्टीप्लाई करके आएगा। क्लियर है? प्रीतिंदर कौर कह रहे हैं कि समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, फिर से करेंगे इसको। मैं एक बार जब एलसीएम पूरा समझ लो ना, जब एलसीएम पूरा पता चल जाएगा उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। मैं 2018 का पेपर पूरा डिस्कस करवा दूंगा एक बार, ठीक है। आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का पता चल जाएगा इस तरीके से। अभी एलसीएम को प्रॉपर समझ लो क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपको पता चल चुका है कि नॉन कॉमन नंबर को कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि 3 या 4 अगर फिगर्स आ जाएं हमारे पास, अगर 3 या 4 नंबर आ जाए तो उनका एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो आपको 18 में क्वेश्चन आया था उसमें तो सिंपल नंबर थे, 4, 6, 8 और 4 ऐसे कुछ, वो तो आपने इजीली निकाल लिया बिना कैलकुलेशन के। लेकिन अगर बड़े नंबर आ जाते हैं फिर कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मान लो मेरे पास नंबर है 12, 15 एंड 20। मुझे क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना है। अब हम सीख रहे हैं एलसीएम ऑफ 3 और मोर नंबर्स। एलसीएम ऑफ 3 और मोर नंबर्स, ठीक है। एलसीएम देखो हमने किस प्रकार से इसका निकालना है, ठीक है। तो करना किस प्रकार से है, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो पहले तो मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे सीधा आंसर बताओ बिना किसी कैलकुलेशन के। जो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों के टेबल में आएगा, तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के टेबल में आ रहा है और सबसे छोटा है। पहले तो मुझे आंसर बताओ इसका क्या रहेगा। गुड, वेरी गुड। सारे के सारे आंसर दो कि क्या आंसर रहेगा इसका, और गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। जो बेसिक मेथड है, अगर सिंपल नंबर आ जाए तो कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को थोड़ी आप निकालने लग जाओगे। कुछ तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, देख के पता चल जाना चाहिए क्या इसका ये एलसीएम होगा, ठीक है। तो गुड, काफी लोगों ने आंसर दे दिए, वेरी गुड। तो 60 एलसीएम है इसका। चलो देखते हैं अब किस प्रकार से आया होगा। हमने एलसीएम किस तरीके से निकालना है, देखो छोटी क्लासेस में क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, 3 से करते थे, 4 से करते थे, 5 से करते थे, ऐसे चलते थे, ठीक है। अब की बार थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं इसको। मैं चाहता हूं कि इस पूरे क्वेश्चन को, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा हो, चाहे बड़े 3 डिजिट के नंबर आ जाए,
हम सिर्फ एक स्टेप में क्वेश्चन को करें, और उस एक स्टेप को किस तरीके से करना है ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे कि इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ध्यान से समझना बात को, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आप डिवाइड कराओगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना उससे डिवाइड करेंगे हम इन तीनों नंबरों को। अब 2, 3, 4 से डिवाइड करने का टाइम गया, हम क्या करेंगे इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे। हाँ जी, करते हैं डिवाइड। अगर मैं 20 को 20 से डिवाइड करता हूँ कितना बनेगा? 1 बनेगा। लग गया ना पता? यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 20 क्या बन गया? 1 बन गया। उसके बाद 15 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा? 3/4। क्या बन गया यहाँ पे? 3/4। अगर मैं 12 को 20 से डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा? सॉरी 3/5। ठीक है, इसको अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा हमारे पास? 3/5। समझ गए ना बात को? यहाँ पे 20 से मैं तीनों नंबर्स को क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। उसके बाद क्या करेंगे हम कि जो भी बचता है वो यहाँ लिख लेंगे। 20 डिवाइड बाय 21, 15 डिवाइड बाय 20 3/4, 12 डिवाइड बाय 20 3/5। ठीक है, उसके बाद एक चीज जो आपने समझनी है कि जो डिनोमिनेटर होता है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, इसको हमने कैंसिल आउट कर देना है, इसको हमने नहीं लिखना है। ठीक है, क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये 5 कहां से आया? 20 से। 20 को कैंसिल किया तभी 5 आया, और ये 4 कहां से आया? इस 20 से, और 20 तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो दोबारा नहीं लिखने हमने, इसको हमने कैंसिल कर देना है। अब हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे? 3, 3 और 1, और मुझे पता है कि 3 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 3 ही होता है। ठीक है, सिंपल नंबर है ना, 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 ही होगा। दो सेम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? वही नंबर ही होता है। ठीक है, तो मैंने 3 यहां लिख दिया, अब ये भी कैंसिल हो गया सारा का सारा, बचा कितना? 60। 20 मैंने ऊपर लिख लिया था, और बस ये 3 3 बचे थे। 3 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 3 ही होता है। तो 20 × 3 कितना हो गया यहाँ पे? 60। बस इस स्टेप से क्या होगा? क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, कोई बात नहीं, अगर पहला क्वेश्चन आपको किसी को समझ नहीं आया है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, एक और क्वेश्चन करेंगे आपको प्रॉपर समझ आएगा। ठीक है जी, मान लो इस तरीके से आ जाए हमारे पास 18, 24 एंड 36। तो मैं अभी भी आपको यही कह रहा हूं कि अगर छोटे नंबर है ना तो टेबल पढ़ के भी निकल सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, छोटे नंबर्स के लिए शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको हम? देखो, सबसे पहला काम क्या होगा? 36 से डिवाइड करेंगे। 36 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर 1 बनेगा। 36 से डिवाइड करोगे तो 12 का टेबल आपको आता है, 12 × 2 12 × 3 36, 12 × 2 24, 12 × 3 36, तो ये 2/3 बन जाएगा। और 18/36 करेंगे तो कितना बनेगा? 1/2 बनेगा। क्लियर हो गया? अब जो डिनोमिनेटर वैल्यूज है उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 2 1, तो 2 बचा ना यहाँ पे बस। तो क्या करेंगे? 36 × 2, तो 36 × 2 क्या होता है? 72, विच इज आवर एलसीएम। क्लियर हो गया सभी को? मान लो एक और क्वेश्चन आ जाए, एक और देखते हैं। नोट मत करो, आपको मैं क्वेश्चन करने के लिए दूंगा ना, नोट मत करो आप। मान लो इस तरीके से आ जाए 48, 60 एंड 72 कि 48, 60 और 72 का एलसीएम निकाला। अब थोड़े बड़े नंबर आ गए हैं ना, तो इनको कैसे करेंगे हम? देखो इस तरीके से है, 72 से डिवाइड करेंगे तो ये 72 से ये तो हमेशा कैंसिल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 72 से यहाँ पे करोगे तो 12 × 5 12 × 6 60 एंड 72, तो 5/6 बना। तो 6 को तो हमने लिखना ही नहीं है, तो आप लिखना ही मत, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 48 डिवाइड बाय 72 करोगे तो 24 × 2 48 होता है, एंड 24 × 3 78 होता है, तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो 2 और 5 जो है ये अनकॉमन नंबर है। 2 और 5 क्या है? अनकॉमन नंबर है। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। तो 72 × 10 कितना बनता है? 720। आंसर क्या बनेगा? 720। बच्चे जिनका आंसर 1440 था वो गलत था, आंसर इसका होगा 720। आंसर इसका क्या होगा? 720। क्लियर हो गया सभी को? ये आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए। अब आपने वो सारे के सारे क्वेश्चन निकालने हैं, और मैं चाहता हूं कि चैट के ऊपर जितने आप स्टूडेंट देख रहे हो सारे के सारे, ठीक है, सही आंसर करो उसका। ठीक है, चलिए लिखो एक क्वेश्चन। हाँ जी, इसका आंसर बताइए। 16, 24 एंड 32।
16, 24 एंड 32। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बता दीजिए एक बार। एलसीएम का देखो एक क्वेश्चन जो है वो पीसीएस सेट में आया था, वो जो बेल वाला क्वेश्चन था 4686, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो वो वाला क्वेश्चन था, इसलिए आपको एलसीएम भी करवा रहा हूँ और आगे टॉपिक्स में भी इसका काफी यूज होने वाला है। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है। शाबाश। गुड गुड। तो चलिए देखो इस तरीके से रहेगा ये, ठीक है। 32 से डिवाइड अगर आप करते हो तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, 32 से डिवाइड करते हो तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 32 से करते हो तो 8 × 3 8 × 4, तो ये 3/4, इनको आप कैंसिल आउट कर लो, तो ये जो 3 बचा है ना इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 32 × 3 क्या होता है 96। ये हमारा क्या रहेगा एलसीएम रहेगा। निकालना आ गया सभी को ये? तो सबका आंसर सही आया है, जिनका आंसर 192 आया है प्लीज चेक कर लो एक बार, अभी भी मिस्टेक कर रहे हो, प्रॉपर काटो पहले प्रॉपर, ठीक है। 3/4 बनेगा ये। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, शाबाश। 80, 96 एंड 120, तो बताओ 80, 96 और 120 का एलसीएम क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। 80, 96 और 120 का आंसर क्या होगा? एटी 96 और 120 का क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए इसका भी। ओके, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। 480 बता रहे हैं आंसर, जल्दी से सारे निकालो। देखो सबका आंसर चाहिए मुझे। अब ये बड़ा नंबर नहीं है बिल्कुल भी, जो तरीका मैंने आपको बताया है एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो सकता है हमारा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी के सभी निकालो एक बार। ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, कुछ इस तरीके से आएगा। 120 से डिवाइड करोगे तो 120 से डिवाइड करोगे तो 1 से कैंसिल। ये देखो ये अगर 120 से डिवाइड हो तो 0 से 0 कैंसिल, 4 × 2 4 × 3, तो 2/3 रहेगा। 3 लिखो ही मत, है ना, 2/3 आया तो 2 लिख दिया मैंने सीधा ही। ऐसे यहाँ पे अगर 120 से डिवाइड करोगे, अब टेबल आनी चाहिए आपको। किसके टेबल से कैंसिल हो सकता है? देखो 12 के टेबल में कैंसिल हो सकता है 12 × 8 12 × 10, लेकिन 8/10 बचेगा, और 8/10 फिर से कैंसिल हो सकता है 4/5 से। 8/10 फिर से कैंसिल हो सकता है 4/5 से, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास 2 4 120। अब इस 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4। अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए बोलूँ आपको, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा जी 4 होगा, ठीक है। 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है 4 के टेबल में भी आता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा हमारे पास 480, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो 4 नंबर आ जाए 5 नंबर आ जाए, आगे लिखते रहना इसके, इसी मेथड से बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इसी मेथड से बाकी सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए फंडामेंटल्स में हमारे पास एलसीएम के बाद था स्क्वायर। फंडामेंटल्स में एलसीएम के बाद क्या था हमारे पास? स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर किस तरीके से करने हैं, देखो स्क्वायर का मीनिंग आपको मैंने बता दिया था कि जो पावर 2 होती है उसको क्या बोला जाता है? स्क्वायर बोला जाता है। इसके अलावा 30 तक स्क्वायर मैंने आपको काम दिया हुआ है करने के लिए, कि 30 तक मिनिमम आपको सबको स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो।
एक रैंडम मेथड है, शॉर्टकट मत समझना इसको, शॉर्टकट हम नेक्स्ट क्लासेस में भी डिस्कस करने वाले हैं इसका, बट पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लो, ठीक है। बाकी मैं देखो जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 64, मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। जैसे 64 का मुझे स्क्वायर निकालना है, क्योंकि देखो एग्जाम में अगर आपको स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 30 तक के स्क्वायर होंगे सारे के सारे, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको 100 तक स्क्वायर निकालना आना चाहिए कि निकालना किस तरीके से है। एक तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हो गया ना कि 64 को 64 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, एक तरीका तो वो हो गया। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपको पहले बता दूं कि ये शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक जनरल मेथड है जिससे आप किसी भी स्क्वायर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे करना आपने, देखो अगर मुझे 64 का स्क्वायर निकालना है ना तो इस तरीके से निकलेगा कि हम 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, समझ गए ना। 6 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, जहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद ऊपर देखो जितने भी डिजिट दिख रहे हैं ना, जैसे 6 इंटू 4 इंटू 2, ये जो 3 डिजिट दिख रहे हैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 कितना होता है जी 48, ठीक है। और 48 को ऐड ऐसे करेंगे हम, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के 48 को ऐड कर दो, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा स्क्वायर का, यानी कि 6904। तो ये 64 का स्क्वायर आ जाएगा 4096, ठीक है। शॉर्टकट नहीं है, एक तरीका है कि स्क्वायर किस तरीके से निकाले जाते हैं। जैसे एक और देखो, मान लो इस तरीके से आ जाए 116 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 116 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे हम कि 6 को यूनिट प्लेस अलग करेंगे और पीछे जो 10th प्लेसेस हैं वो अलग कर देंगे, ठीक है। बाकी सबको 10th प्लेस मान लेंगे, 11 एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है। उसके बाद ऊपर जितने भी नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 11 मैंने अलग रखा हुआ था, तो 11 इंटू 6 इंटू 2, तो 11 इंटू 6 कितना होता है 66, 66 इंटू 2 कितना होता है जी 132। तो 132 इस प्रकार से ऐड होगा, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के बाकी पीछे लिख लेना नंबर आपने, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा हमारा आंसर 65431, 13456 क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। मैं आपको 3-4 और करवा देता हूँ क्वेश्चन, ताकि जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। डाउट आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएं, डाउट में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वो मैं आपको सारे साथ साथ ही करवा दूंगा। जैसे लिखो एक और क्वेश्चन देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो 1 का स्क्वायर होता है वो 01 होता है इंस्टेड ऑफ 1, यू कैन यूज इट 01, ठीक है। 2 का स्क्वायर होगा 04 और 3 का स्क्वायर होगा 09। और जब हम स्क्वायर की क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जब मैं आपको स्क्वायर कराऊंगा प्रॉपरली, उसमें बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। ऐसा होता क्यों है ये आपको बाद में डिस्कस कराऊंगा, पहले आप ये समझ लेना कि, चलो बता ही देता हूं कि जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमेशा 2 डिजिट में बनता है, ठीक है। एक डिजिट का जब स्क्वायर होता है तो आंसर 2 डिजिट में बनता है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, तो फिर 1 का स्क्वायर 1 क्यों, इसके साथ पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं हम, है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 01, ठीक है। हालांकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन डिजिट 2 ही होंगे, समझ गए ना बात को। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, मैं आपको ये कहूंगी बताओ 253 का स्क्वायर क्या रहेगा, ठीक है। मुझे 253 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से सुनना सारे के सारे। अगर मुझे 253 का स्क्वायर निकालना है तो यूनिट प्लेस अलग हो जाएगी, ये प्लेसेस अलग हो जाएंगी। तो 25 का स्क्वायर रहेगा हमारे पास 625। अब आपको 30 तक अगर स्क्वायर याद होंगे तो इजीली कर लोगे कि नहीं, इसीलिए कहा था 30 तक स्क्वायर याद कर लेना। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। 3 का स्क्वायर क्या होता है 09, समझ गए ना बात को। उसके बाद आपका काम क्या होगा कि मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 25 इंटू 3 क्या होता है 75, 75 इंटू 2 क्या होता है 150। तो 150 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, एक डिजिट छोड़ के आपने क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा, समझ गए ना बात को। यानी कि जो 253 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है 64009, क्लियर। तो कोई भी नंबर आ जाए आप इस मेथड से इजीली स्क्वायर निकाल सकते हो, आपको मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी इसमें। क्लियर हो गया सभी को ये? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है, मुझे एक बार आंसर बता दो।
ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, जल्दी से मुझे आंसर बताना है, इसका चैट में मुझे आंसर बताना है, ठीक है। तो एक तो 74 का स्क्वायर क्या होता है, जब आप आंसर दो तो 74 इज इक्वल टू आंसर लिखना, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 118, 118 का स्क्वायर बताना आपने क्या होता है। 122 का स्क्वायर आपने मुझे बताना है, 133 का स्क्वायर मुझे आपने बताना है क्या होता है। 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दो। और मैं चाहता हूं जितने भी लोग अभी देख रहे हो, जूम पे जितने देख रहे हो और यूट्यूब पे जितने दे रहे हो, सारे के सारे आंसर देना, ठीक है। सारे के सारे आंसर देना, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, सबके सही आंसर आ रहे हैं, बस ये है कि कम लोग आंसर दे रहे हैं। मुझे सबके आंसर चाहिए, जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, सारे के सारे आंसर दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी कहिए नेहा। सर जैसे आपने करवाया था 116 का, हाँ जी उसमें आपने बोला था 11 का 121 हो गया और 6 का 36 हो गया। हाँ और जी। सर जब ऊपर मल्टीप्लाई करना है वो 1 into 1 into 6 into 2 करना है, No, 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 11 into 6 into 2 करना है। 11 इंटू 6 इंटू 2 करेंगे। देखो सिर्फ यूनिट प्लेस को अलग करना है, बाकी पीछे मान लो अगर मुझे इसका भी स्क्वायर निकालना है ना, मान लो अगर मुझे इसका भी स्क्वायर निकालना है इस नंबर का, ध्यान से देखना, तो यूनिट प्लेस को अलग करेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। यूनिट प्लेस को अलग, बाकी सारा सेम, समझ गए। ओके सर। चलिए जल्दी से आंसर बताइए क्या रहेगा अब। तो लगभग सबने आंसर निकाल दी, मैं भी सॉल्व कर देता हूं साथ साथ इसके। इसका 5476 था ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्या आप सभी के यही आंसर आए हुए हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर सबके यही आंसर हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, तो सबके आंसर आ चुके हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही देखो, अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट किस तरीके से निकलता है। अब स्क्वायर रूट होता क्या है, देखो स्क्वायर रूट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है स्क्वायर का, ठीक है। अगर मान लो आप स्क्वायर रूट जैसे ये देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, सिमिलरली 144 का जो स्क्वायर रूट होगा ये साइन होता है स्क्वायर रूट का, या फिर मैं स्क्वायर रूट को ऐसे भी कह सकता हूं 144 की पावर 1/2, क्योंकि 2 का रेसिप्रोकल होगा तो 1/2 ही होगा ना। तो अगर पावर 1/2 हो तो उसको भी क्या बोला जाता है कि वो क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है कि इस तरीके से करते हैं हम कि 12 into 12 की पावर 1/2, या फिर यहाँ पे ये 12 स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर पावर 1/2 आएगी, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 12। इस तरीके से कुछ सोल्व किया जाता है, लेकिन इतना काम नहीं करना। मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि क्या होता है ये, कि अगर मान लो किसी नंबर का स्क्वायर 144 है तो उस 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वही फिर से वही नंबर बन जाएगा। यही होता है ना स्क्वायर रूट, बड़ा सिंपल सा फंडा है ये तो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकाला जाता है वो हम चेक करेंगे अभी। जैसे अभी काफी स्क्वायर निकाले थे, उन्हीं को ही हम देखेंगे। जैसे मान लो एक नंबर है हमारे पास 3969, मुझे इसका स्क्वायर रूट पता करना है। एक नंबर है मेरे पास 3969 और मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट पता करना है, ठीक है जी।
तो स्क्वायर रूट किस प्रकार से पता होता है, थोड़ा सा इसमें बेसिक समझ लेना। अब जैसे मान लो अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आएगा, 3 स्क्वायर करूंगा तो 9 बनेगा, 4 स्क्वायर पे 16 होता है, 5 स्क्वायर पे 25 होता है। कुछ स्क्वायर ऐसे लिख रहा हूं मैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज बतानी है, ध्यान से समझना आप सारे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 10 तक स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब एक चीज समझना, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं ना तो ये 1 आता है, ठीक है। अगर मैं 11 का स्क्वायर करूंगा ना तब भी एंड में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यानी कि जो 1 का स्क्वायर करके यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। तो अगर किसी की यूनिट पे 1 है तो उसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। समझ गए ना। अब 21 का स्क्वायर करो, 441 होगा, 1 आएगा एंड में। 31 का स्क्वायर करो, 961 होगा, 1 आएगा एंड में, ठीक है। 41 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा एंड में, 51 का स्क्वायर करोगे तब भी मतलब 1 ही आएगा एंड में। तो सबका लगभग सेम ही आ रहा है, सबका 1 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो यूनिट प्लेस बनती है, ये बनती है इस यूनिट प्लेस से, इसका स्क्वायर करने से। समझ गए ना बात को, ठीक है। तो 1 का मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 का जो स्क्वायर यूनिट होता है वो क्या होगा, 1 होगा। स्क्वायर यूनिट समझते हो क्या होता है, स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू आती है उसे बोला जाता है स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का स्क्वायर यूनिट क्या होगा, तो 2 का क्या होगा, 4 होगा। जैसे 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, ठीक है। मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि मुझे बताओ कि 1368 अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, अगर मैं 1368 का स्क्वायर करूं तो बताओ जो आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू रहेगी। तो उसके लिए स्क्वायर करने की जरूरत थोड़ी है, हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 64, तो 4 आया ना एंड में, तो हम सिंपल बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है ना। ऐसे ही देखो 3 का स्क्वायर यूनिट होता है 9, 4 का होता है 6, 4 का स्क्वायर यूनिट क्या होता है 6, 5 का होता है 5, 6 का 6 रहेगा, 7 का 9 रहेगा, 8 का 4 और 9 का 1, इस तरीके से। तो ये आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए कि स्क्वायर यूनिट क्या होते हैं। क्लियर है। अगर ये चीज आपको पता चल चुकी है, ठीक है, अगर ये चीज आपको पता चल चुकी है तो फिर स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल है ही नहीं, बड़ा आसान सी चीज है। देखो कैसे निकलता है, आपने क्या करना है, 2 प्लेसेस छोड़नी है, ठीक है। आपने क्या करना है, 2 प्लेसेस लास्ट की छोड़ देनी है, ठीक है। और यूनिट प्लेस को देख के ये बताना है कि ये जो इसका आंसर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अब देखो स्क्वायर करने के बाद एंड में 9 कब आता है, ये 9 किसका स्क्वायर यूनिट होता है, एक 9 यहाँ आया था मतलब 7 का स्क्वायर यूनिट होता है, और एक 9 यहाँ आया था मतलब 3 का स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है ना। मतलब क्या है इसका कि जब भी इसको हम सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट जब भी हम इसका निकालेंगे तो उस आंसर के यूनिट वैल्यू पे क्या आएगा, या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। इस आंसर की यूनिट वैल्यू पे क्या आएगा, या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। समझ गए ना बात को, ठीक है। ये चीज आपने देखनी है सबसे पहले। और आंसर कितने डिजिट में आएगा इसका, 2 डिजिट में। आंसर इसका कितने डिजिट में आने वाला है, 2 डिजिट में। हमेशा देखो दो, अगर 1 डिजिट का स्क्वायर करने से 2 डिजिट बनते हैं तो 2 डिजिट का स्क्वायर करने से 4 डिजिट बनते होंगे, ठीक है। जैसे ये देखो ना, अब ये समझ लो कि 11 का स्क्वायर जो 121 था, ये एक्चुअल में ये होता है 0121, 4 डिजिट बनते हैं हमेशा, ठीक है। ये यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, 32 का स्क्वायर करोगे ना तो 1024 आ जाता है, 4 डिजिट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर 4 डिजिट का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 डिजिट में। और इस डिजिट में यहाँ तो आएगा 3 या फिर क्या आएगा 7। यहाँ तक आपको अगर समझ आ गया है तो मैं आगे चलता हूँ अब, ठीक है। उसके बाद आपने पता क्या करना है, सिर्फ जो पीछे वाले नंबर है ना, आपने सिर्फ ये बताना है कि ये जो 39 है, पीछे वाले जो बचे हुए नंबर है, ये जो 39 है ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच आता है, ठीक है। किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच आता है। तो ये 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो 39 दोनों के स्क्वायर के बीच आ रहा है कि नहीं। क्लियर है ना। एक्चुअली में देखो मैं पता क्या जानना चाहता हूँ, अब समझना, थोड़ा कंसेप्ट समझ लेना। एक्चुअल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा नंबर है, ये जो पूरा नंबर है, ये बताओ किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच आता है। और वो मैंने जो स्लैब बना रखी है वो कुछ इस तरीके से है, 10, 20, 30, 40, 50, है ना, इस तरीके से है। तो बताओ ये वाला नंबर है, ये इनमें से कौन सी स्लैब में आ रहा है। तो वो 60 और 70 की स्लैब में आ रहा है। देखो 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600 और 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900।
तो 3600 और 4900 के बीच है। मतलब ये जो नंबर है ये 60 और 70 के स्क्वायर के बीच आएगा। तो 6 और 7 एक्चुअल में 60 और 70 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। समझ गए ना बात को? ठीक है, मतलब आंसर हमारा 60 और 70 के बीच होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या हो सकता है? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, यही हो सकता है कि नहीं? मतलब 60s में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब जहां तो 63 होगा या फिर 67 होगा, समझ रहे हो ना? जहां तो 63 होगा या फिर 67 होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि 3 आना है या 7? ये भी समझ लो, हमें कैसे पता चलेगा कि 3 आना है या 7? हम क्या देखेंगे कि भाई 60 का स्क्वायर तो 3600 है और 70 का स्क्वायर 4900 है। तो ये वाला जो नंबर है 3969, ये किसके पास है? 3600 के या 4900 के? 3600 के ज्यादा पास है कि नहीं? छोटे नंबर के ज्यादा पास है। तो अगर ये नंबर छोटे नंबर के ज्यादा पास होता है तो यहाँ भी छोटे वाला नंबर लिख लो। 3 और 7 में छोटा नंबर क्या होता है? 3 होता है ना, तो यहाँ भी हम क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन और सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, एक स्टेप पर बस और कुछ भी नहीं है इसमें। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बस ध्यान से समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, 8464, ध्यान से समझियो मैं क्या कहता हूं कि आंसर देखो 2 डिजिट में आएगा। ठीक है, आंसर आएगा 2 डिजिट में, ये आपको पता चल गया। ठीक है, पहला जो स्टेप है जो समझने वाला। दूसरा क्या है कि लास्ट की जब हम 2 पोजीशन देखेंगे तो इस पोजीशन पे, इसको रहने दो, ये भी मैं कैंसिल करवा रहा हूँ, इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है कि जो यूनिट प्लेस है 4 है, और 4 किस किस का नंबर का स्क्वायर यूनिट होता है? 4 किस किस नंबर का स्क्वायर यूनिट होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? या तो 2 का या फिर 8 का। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, एंड में 4 आएगा। यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो मुझे बता दो। यहां तक क्लियर है ना? सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, यहां तक सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद आपने पता क्या करना है? आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये जो 8464 नंबर है, ये जो 8464 मैंने लिखा है, ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच आता है? ठीक है जी, कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके स्क्वायर के बीच आता है? और स्लैब वही है 10, 20, 30, 40 वाली। ठीक है, तो हमें पता है भाई 90 का स्क्वायर क्या होता है जी? 8100 होता है। और 100 का स्क्वायर क्या होता है जी? 10,000 होता है। ठीक है ना, तो 90 और 100 के स्क्वायर के बीच ही है ना। 90 का स्क्वायर हो गया 8100 और 100 का स्क्वायर क्या हो गया? 10,000। तो इन दोनों के बीच ही है ना ये। ठीक है ना, तो आंसर हमारा क्या हो सकता है? 90s में आएगा 91, 92, 93, 94, यही होगा ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 90, और आंसर क्या हो सकता है? या तो 92 या फिर 98, ये है बस। तो अब मुझे बस ये देखना है छोटा सा कि 92 होगा या 98 होगा। ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो नंबर है 8464, ये दोनों में से किसके पास है? तो जिसके ज्यादा पास होगा वही नंबर लिखेंगे। अगर मान लो छोटे नंबर के ज्यादा पास है तो छोटा नंबर लिखो, अगर बड़े नंबर के पास है तो बड़ा नंबर लिखो। तो यहाँ पे देखो 8100 के ज्यादा पास है, ये छोटे नंबर के पास है तो छोटा नंबर लिख दिया। आंसर क्या आ गया? 92। हाँ जी, अब बताओ समझ आ गया जी? अब कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? अब तो कंफ्यूजिंग नहीं है। पहली बार में थोड़ा डाउट होता है, थोड़ा प्रॉब्लम आती है, लेकिन बाद में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्लियर ना? ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी और करेंगे इसके क्वेश्चन, थोड़ा सा पक्का हो जाएगा ना आपकी मेरी तरफ, आपकी तरफ से भी कि हाँ आपको समझ आ गया स्क्वायर यूनिट, सॉरी स्क्वायर रूट। ये देखिए, मान लो मेरे पास एक नंबर आ जाता है कोई 3481, मुझे बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 3481, इसका बताइए स्क्वायर रूट क्या रहा होगा? जल्दी से बताइए आंसर। 3481 3481 का आंसर क्या रहा होगा? ओके, वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो चुके हैं, शाबाश। Excuse me, sir.
हाँ हाँ जी कहिए। सर एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दो फिर से। इसी क्वेश्चन को कर दूंगा ठीक है दोबारा से। ओके सर। हाँ इसी को कर देता हूँ मैं, एक बार आंसर आने दो। थोड़ा स्पीड के साथ करा करो कि आंसर जल्दी आ जाए, अगर समझ आ गया है तो फिर टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। तो कैसे करना है फिर से देख लो क्वेश्चन को, अगर डाउट होगा तो अब निकल जाएगा आप सभी का। ये देखो जी दो डिजिट में आंसर आएगा, ये तो हमें पता है ठीक है। अब ये जो 1 है जी किस किस नंबर का स्क्वायर यूनिट होता है, 1 का और 9 का। 9 का स्क्वायर करोगे 81 आएगा, एंड में 1 आएगा, और अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा ठीक है। उसके बाद मुझे आपने ये बताना है सिर्फ कि ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है ये किस किस के स्क्वायर के बीच आता है, ये नंबर किस किस के स्क्वायर के बीच आता है ठीक है जी। तो कैसे पता चलेगा वो, आप करके देखो ना, सिंपल सी बात है। 34 है 36 के पास है, तो 60 का स्क्वायर होता है 36 ठीक है ना। लेकिन वो एक्सीड कर गया है, तो मतलब ये जो आंसर होगा वो 50 और 60 के बीच रहेगा हमारा। 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 60 का स्क्वायर होता है 3600, यही होगा। तो आंसर हमारा क्या हो सकता है, 51, 52, 53, 54, 50s में रहेगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा फिर ठीक है। मतलब आंसर इस क्वेश्चन का या तो 51 है या 59 है, ये हमें पता चल गया कि आंसर या तो 51 है या फिर 59 है। अब दोनों में से कौन सा होगा कैसे पता चलेगा, कि हम ये देखेंगे कि ये जो 3481 है ये इन दोनों में से किसके स्क्वायर के ज्यादा पास है, 2500 के ज्यादा पास है या 3600 के ज्यादा पास है। तो ऑब्वियस सी बात है 3600 के ज्यादा पास है, ये 119 का डिफरेंस है बस ठीक है। तो बड़े नंबर के पास है तो यहाँ से भी बड़ा नंबर उठाएंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 9। आंसर आएगा हमारे पास इसका 59। हाँ जी अब समझ आ गया जिसको डाउट था। यस सर थैंक यू। आ गया समझ बेटा। यस सर। ओके तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, इसका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी चलेगा आपको, अब तो अब निकाल ही लोगे सारे क्वेश्चन। ध्यान से करना, आंसर कितने डिजिट में आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि इतना बड़ा नंबर तो नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे करना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। शाबाश। कंफ्यूज मत करना अपने आप को बिल्कुल भी। नानसी अग्रवाल आंसर एक देना बस है, 114 और 116 दोनों में से कौन सा आंसर है ये बताओ बस। आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, कुछ बच्चों के डाउट है, यूट्यूब पे भी डाउट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनके इसके बीच जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है। अब एक चीज समझना थोड़ा सा, आपने कभी सर्ड का नाम सुना होगा, सर्ड ठीक है। सर्ड क्या होता है जी, नॉन परफेक्ट वैल्यूज, नॉन परफेक्ट वैल्यूज इन अ रूट, नॉन परफेक्ट वैल्यूज इन अ रूट, या फिर ये भी कह सकते हो कि फ्रैक्शन पावर ऑफ ए वैल्यू, फ्रैक्शन पावर ऑफ ए नॉन परफेक्ट वैल्यू, ये भी कह सकते हो आप। कि जैसे ये देखो, मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि मुझे रूट ऑफ 1 बताओ क्या होता है, तो 1 होता है ठीक है। रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। रूट ऑफ 4 की बात करें तो ये क्या होता है, 2 होता है। रूट ऑफ 9 की बात करें तो वो क्या होता है, 3 होता है ठीक है। रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है। तो ये क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है, इनको मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट है, समझ गए ना बात को। लेकिन अगर मैं बात करूं रूट 2 की, रूट 3 की, रूट 5 की, तो भाई इनकी वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते हम ठीक है। रूट 2 की वैल्यू तो निकलती ही नहीं है ठीक है। अब जितना मर्जी कोशिश कर लो रूट 2 की वैल्यू नहीं निकलेगी, इरेशनल बनेगा नंबर। ये जो आप 1.41 आंसर बताओगे ये प्रॉपर इसका नंबर नहीं है, पहली बात तो ये है
ठीक है। तो ये जो नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, परफेक्ट वैल्यूज नहीं होते हैं, लेकिन रूट के अंदर होती हैं, इन्हें बोला जाता है सर्ड्स। इन्हें क्या बोला जाता है? सर्ड। ठीक है। और सर्ड आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। जब भी किसी एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है ना, जब भी, तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी है ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, क्योंकि सबको पता है कि रूट के अंदर अगर ऐसी वैल्यूज आ जाएं तो इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो वो रूट टू एज इट इज ही रहेगा। फिर समझ गए ना बात को? ये भी चीज थोड़ी सी आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो जो YouTube पे डाउट था बच्चों को, वो भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा, 114 इसका आंसर है। करना किस प्रकार से? इस तरीके से होगा इसका आंसर, कि आंसर आएगा पहली बात तो 3 डिजिट में, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट हो गए, अब 5 नहीं 6 हो गए एक्चुअल में, 2 4 6 8 ऐसे चलता है। ठीक है। तो 6 डिजिट तो 3 में आंसर आएगा। यूनिट प्लेस में 6 है, तो यहाँ पे या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि आंसर हमारा कौन कौन से नंबर के बीच है। ठीक है। तो 110 का स्क्वायर होता है 12100 और 120 का स्क्वायर होता है 14400। तो इन दोनों के बीच था ये नंबर। ठीक है। मतलब आंसर हमारा क्या हो सकता है? 111, 112, 113, 114, 115 एंड सो ऑन। तो मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा। तो आंसर हमारा या तो 114 होगा या 116 होगा, 114 होगा या फिर 116 होगा। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। अब 14 है या 16 है, ये कैसे पता चलेगा? कि मैंने ये देखना है कि 12996 किसके पास है ज्यादा। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 121 के पास ही होगा ना 129। ठीक है ना? तो छोटे वाले नंबर के पास है तो छोटे वाला नंबर लिख दो। आंसर रहेगा हमारे पास 114। इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 114। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है ना अब इसके रिगार्डिंग? बड़ा आसान सी चीज थी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा इसके बारे में भी। ठीक है। स्क्वायर रूट भी आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। जिनका गलत आ रहा था प्लीज करेक्ट करो इन चीजों को। और एक क्वेश्चन का मुझे और आंसर दो, 7744। एक और क्वेश्चन का आंसर दो, 7744। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? तो ठीक है, तो सबका आंसर 88 आ रहा है। वेरी गुड। आंसर सभी करा करो, देखो प्रैक्टिस सारे करो, आंसर मुझे दो ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ आपको समझ भी आया या नहीं। ठीक है ना? तो इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो एंड में क्या रहेगा? या तो 2 या फिर 8। ये तो फिक्स हो गया था। उसके बाद ये जो नंबर होता है ये तो 80 और 90 के स्क्वायर के बीच में आ रहा था, मतलब आंसर 80s में होएगा, या तो 82 होगा या 88 होगा। तो यहाँ पे देखो 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 90 का स्क्वायर होता है 8100। तो 8100 के ज्यादा पास है ये। तो बड़े वाला नंबर कौन सा है? 8। तो ये आंसर रहेगा 88। तो मतलब ये जो 7744 है ये 88 का स्क्वायर। ठीक है। अब आपका होमवर्क देख लो, आपने क्या करना है। जो चीजें मैंने आपको करवाई है इसकी तो आपने प्रैक्टिस करनी ही करनी है। साथ में देखो टेबल्स, 20 तक टेबल पक्का याद कर लेना। ठीक है। 20 तक टेबल पक्का याद कर लेना। आपने स्क्वायर आपने 30 तक याद करने हैं और क्यूब्स आपने याद करने हैं 10 तक। मिनिमम 10 तक तो आपने याद करने ही करने हैं। ठीक है। टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि सी सेट का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना बस। ठीक है ना? अब 2-3 क्वेश्चन तो देखो कई बार होता ही है कि हम छूट जाते हैं कई बार, बट टारगेट आपका यही रहना चाहिए कि लगभग आप 75 प्लस सही अटेम्प्ट करते आओ। और वो कोई ज्यादा इम्पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है इतना नहीं हो सकता या, ठीक है ना? तो 75 तो आप इजिली कर सकते हो। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी
जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपको व्हाट्सएप एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उसमें मैं भी होऊंगा, ठीक है। तो जो भी आपका डाउट होगा आप वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए 4 नंबरों का, ओके, स्क्वायर ऑफ क्वाड डिजिट नंबर मतलब 4 नंबर वाले नंबर का स्क्वायर रूट। आप ये कह रहे हो कि मैं आपको ये सिखाऊं कि 1125 का जो स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। बच्चे इतना बड़ा नहीं आता, 3 डिजिट का भी बहुत रेयर आता है वैसे तो, 4 डिजिट का मतलब मैंने देखा ही नहीं है। देखो मैंने बैंकिंग एसएससी को भी पढ़ाया, बैंकिंग में भी 4 डिजिट का नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो 3 डिजिट तक ही रहेंगे, हालांकि आपको 3 डिजिट का भी बहुत कम पूछेगा, ठीक है। 2 तक ही मैक्सिमम रहता है, लेकिन 3 डिजिट का इसलिए बताया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इन फ्यूचर, ठीक है। उतना ही करना है जितना सी सेट में आता है, ऐसे तो 1 महीना हम फंडामेंटली करते रहेंगे फिर, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।